नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आप देख रहे हैं जश्न आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर न्यूज 24 की स्पेशल सीरीज भारत भाग्य विधाता। हम एक ऐसे मुल्क के निवासी हैं जहां करीब 1 अरब 35 करोड़ लोग रहते हैं, जहां करीब 20,000 जुबान बोली जाती है, 3,000 से ज्यादा जातियां हैं, 25,000 से ज्यादा उपजातियां हैं। इतने बड़े मुल्क को चलाने के लिए हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया। भारतीय राजनीति में हमेशा से जाति एक महत्वपूर्ण और निर्णायक तत्व रही है और आज भी है। आजादी के पहले भी इसकी भूमिका रही है, जो बाद में बढ़ती ही चली गई। जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था, भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। अगले 6 महीनों में उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी से जातीय गोलबंदी को देखते हुए चुनावी बिसात बिछाने का काम जोर शोर से शुरू हो चुका है। कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है, कोई दलित वोटरों को जोड़ने में लगा हुआ है, कोई जाट मुस्लिम समीकरण साधने में लगा है, कोई ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारी सियासत जाति के चंगुल से आजाद क्यों नहीं हुई। दुनिया के सबसे बुलंद लोकतंत्र की ज्यादातर सियासी पार्टियां एक और विकास की बात तो करती हैं, लेकिन चुनाव में जाति के आधार पर ही अपने उम्मीदवार उतारती हैं। आखिर कोई भी सियासी दल ईमानदारी से जात पात की दीवार तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करता। भारत भाग्य विधाता में आज बात जाति पुराण की। हमारा देश तो आजादी के 75वें साल में प्रवेश करने जा रहा है। अब तक कम से कम 3 पीढ़ियां मुल्क में हुए बदलावों का गवाह बन चुकी हैं। आजादी के बाद हिंदुस्तान ने भी बहुत तरक्की की। आम आदमी की जिंदगी से लेकर सियासत तक में बड़ा बदलाव आया, लेकिन हमारे समाज और सियासत को जाति की जकड़न से आजादी नहीं मिल पाई। जाति हमारे समाज की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो लोगों में भेदभाव पैदा करती है, समाज में ऊंच नीच की दीवार खड़ी करता है और सियासत में अहम रोल निभाता है। हाल में जब बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो बीजेपी ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि सूबे के प्रभावशाली लिंगायत समुदाय नाराज न हो जाए। इसलिए लिंगायत समाज के बासवराज बोम्मई को कर्नाटक की कमान सौंपी गई। मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक में जातीय समीकरणों को ध्यान में रखने की प्रवृत्ति हावी रही है। देश में कभी दलितों की राजनीति, कभी ओबीसी की राजनीति, कभी ओबीसी में शामिल जातियों की राजनीति, कभी सवर्णों की राजनीति, कभी दलित और ब्राह्मणों का समीकरण, कभी यादव मुस्लिम समीकरण और कभी गैर यादव ओबीसी, कभी गैर जाटव ओबीसी। ऐसे ना जाने कितने खांचे भारतीय सामाजिक व्यवस्था में बने हुए हैं। आजादी के 75वें साल में भी देश के हर राज्य में वोट बैंक की सियासत जातियों की परिक्रमा करती दिख रही है और ये प्रवृत्ति हाल में और मजबूत होती दिख रही है। ऐसे में सबसे पहले ये समझना होगा कि वर्ण व्यवस्था वाले हिंदुस्तान में जातियों ने अपनी गहरी लकीर कैसे खींची। सृष्टि से पहले सत नहीं था। वाकई सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, न जाति थी न धर्म था। हार मांस का इंसान जब धरती पर आया तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नए नए प्रयोग करने लगा। वैदिक काल में सुर और असुर 2 तरह के समाज का जिक्र मिलता है। आर्य जाति नहीं थी, लोगों का समूह था जो कबीलाई संस्कृति से निकलकर सभ्य होने के लिए संघर्ष कर रहा था। वेद जिसकी जिंदगी का आधार था। बाद के दिनों में हिंदुस्तान में ब्राह्मण और श्रमक 2 तरह की धाराएं निकली। ब्राह्मण विचारधारा मानती है कि ईश्वर की इच्छा से ही मोक्ष प्राप्त होता है,
तो श्रमक मानते हैं कि श्रम यानी कर्म से ही मोक्ष पाया जा सकता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के मुताबिक ईश्वर ने खुद 4 वर्णों को बनाया है। इन वर्णों का जन्म ईश्वर के शरीर से हुआ है। मुंह से ब्राह्मण, हाथ से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैर से शूद्र निकले हैं। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का पहली बार दिग्दर्शन होता है और यह पूरी तरह से कर्म आधारित है, जन्म आधारित व्यवस्था नहीं है। एक परिवार में कोई अपने ज्ञान के बल पर ब्राह्मण भी हो सकता है और यदि उसका स्वभाव सेवाभावी है तो वह शूद्र भी हो सकता है। धीरे धीरे कर्म के आधार पर बनी सामाजिक व्यवस्था ने एक नया आकार लेना शुरू कर दिया, जिसमें एक ही तरह का काम करने वालों का ग्रुप बनने लगा। बाद में यही ग्रुप अपने हितों की रक्षा के लिए समाज में बदल गया। समाज को उसके काम के नाम पर जाना जाने लगा, जिससे जाति बन गई। धीरे धीरे जातियों ने अपनी परंपराएं विकसित कर ली और अपने आसपास एक घेरा खींच लिया। ऋग्वेद के दौर में समाज में वर्ण व्यवस्था ही चलन में थी, जो जन्म की जगह कर्म और गुण पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था समाज को बेहतर तरीके से संचालित कर रही थी, तो आश्रम व्यवस्था लोगों को आदर्श जीवन की राह दिखा रही थी। लेकिन उसी दौर में जाति व्यवस्था समाज में अपनी जगह बनाने लगी थी। पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि नीची जातियों के लोगों का ऊंची जातियों के करीब आने से मनाही थी। उन्हें गांवों से बाहर रहने पर भी मजबूर किया जाता था। समय के साथ कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होने लगी। ऋग्वेद के अंदर वर्णन मिलता है 10-50 बार कहे जाते हैं। उसके बाद राक्षस शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि वर्ण होगा या वर्ग होगा, जिसका 20 बार उच्चारण होता है। फणी जो है वो 13 बार आते हैं और निषाद 7, यानी कि उसके अंदर भी समूह रहे होंगे। लेकिन बाद में जब मनु ने प्रतिलोम और अनुलोम विवाह के अंतर्गत वर्ण संकर की बात करी, तब से जो है जातियां कहीं ना कहीं अलग अलग होती रहीं। मनुस्मृति के दौर तक समाज में जाति व्यवस्था बड़ा आकार ले चुकी थी। ऊंची और नीची जातियों के बीच की खाई बहुत चौड़ी हो चुकी थी। आपस में खान पान, शादी ब्याह जातियों के भीतर सीमित हो गए। शूद्रों यानी शोषितों को समाज से बाहर कर दिया गया। ऊंची जातियों के लिए शोषितों के साथ खान पान और वैवाहिक संबंध रखना पूरी तरह से बंद कर दिया। ऐसा करने वालों को जाति से बाहर निकाला जाने लगा। जाति व्यवस्था को मजबूती से बनाए रखने के लिए पवित्र और अपवित्र की अवधारणाओं को सख्ती से लागू किया जाने लगा। उस समय की वर्ण व्यवस्था को फिर बाद में महाभारत में, खासतौर पर गीता में चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः, इससे जोड़ा गया। और वहां से फिर मनुस्मृति में वर्ण की चर्चा कि ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई उसमें ब्राह्मणों का ब्रह्म के सिर से और राजपूतों का बाहु से, वैश्यों का जंघा से और शूद्रों का पैर से जन्म हुआ। हिंदुस्तान में हर हिस्से में शोषित थे। ये तबका वो काम करता था जिसे समाज में छोटा समझा जाता था। समाज में इनकी बड़ी भूमिका थी, लेकिन इन्हें वो सम्मान हासिल नहीं था जो दूसरी जातियों को था। इतिहास बताता है कि जाति के आधार पर भेदभाव में थोड़ी कमी मौर्य साम्राज्य के दौर में आई। इसे शोषित जातियां क्रांति काल भी कहती हैं। इस दौर में बौद्ध धर्म के वजूद में आते ही शोषितों में नई उम्मीद दिखी। सदियों से चली आ रही व्यवस्था को तोड़कर एक नई तरह की जिंदगी जीने की। शोषित समुदाय के लोगों ने तेजी से बौद्ध धर्म अपनाना शुरू कर दिया और यह सिलसिला आज भी जारी है। एक अनुमान के मुताबिक बौद्ध आबादी का 90% हिस्सा शोषित समुदाय से धर्मांतरण कर गए लोगों का है। उत्तर वैदिक काल में ही जाति व्यवस्था ने आकार लेना शुरू कर दिया था। महाभारत काल में राजा शांतनु का विवाह निषाद जाति में पैदा हुई सत्यवती से हुआ था। सत्यवती के पुत्र वेद व्यास की गिनती श्रेष्ठ ब्राह्मणों में होती थी। रामायण काल में सूर्यवंशी राम केवट को अपना दोस्त बताते हैं
और भील शबरी के जूठे बेर भी खाते हैं। त्रेता युग से द्वापर युग तक में जाति व्यवस्था तो थी, वक्त के साथ जातियों के बीच आपसी वर्चस्व और तनातनी बढ़ती रही। अंग्रेज जब भारत आए तो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था उनकी समझ से बाहर थी। जातियों में बटे हिंदुस्तान पर हुकूमत के लिए वो तिकड़म लगाने लगे। बात साल 1834 की है। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बड़े अफसर थे जेम्स प्रिंसेप। उनकी देखरेख में बनारस की जनगणना हुई। प्रिंसेप ने पाया कि सिर्फ बनारस के ब्राह्मणों में ही 107 जातियां हैं। ये हिंदुस्तान में एक शहर और एक जाति के भीतर खिंची लकीरें थी। ऐसी ही स्थिति दूसरी जातियों के बीच भी थी। वो साल था 1872 का। ब्रिटिश इंडिया की जनगणना का काम शुरू हुआ, जिसमें अहम किरदार निभा रहे थे हेनरी वॉटरफील्ड। उन्हें लगा कि भारत की जातियों को 4 खांचों में बांटना बेहतर होगा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बाद में अंग्रेजों ने वॉटरफील्ड की कास्ट थ्योरी का जोर शोर से प्रचार शुरू किया, जिसमें ब्राह्मणों को सुपीरियर, शूद्रों को इंफीरियर और अछूत बताया जाने लगा। अंग्रेज हिंदुस्तान में एक ऐसा फिरका तैयार करना चाहते थे जो उनकी जुबान समझ और बोल सके, हिंदुस्तान पर ब्रिटानिया हुकूमत की जड़ें मजबूत करने में अहम किरदार निभा सके। ऐसे में अंग्रेजों ने जातियों के बीच ऊंच नीच के नाम पर खाई चौड़ी करनी शुरू की। ब्राह्मणों को श्रेष्ठ और शूद्रों को अछूत के तौर पर जोर शोर से प्रचारित किया जाने लगा। इससे भारतीय समाज में ब्राह्मणवाद की धारा मजबूत होने लगी। ब्राह्मणों का एक हिस्सा तेजी से अंग्रेजी लिखने और बोलने लगा। अंग्रेज बहुत चालाकी से भारतीय समाज में जो कुरीतियां थीं उसको देख रहा था और उन्हीं का उपयोग करके भारतीय समाज को बांट करके अपने शासन की व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहता था। रविदास कहते हैं, जात जात में जात है, तिन केलन के पात, रैदास न मानुख बन सके जब तक जात न जात। तो जात में जात है, जात में जात है, जिस तरह केले के पत्ते होते हैं, तो इसका मतलब जात रही होगी। हाँ, उसको अंग्रेजों ने बाकायदा वो जो अलगाव था उसको देख करके और जो है उसके अंदर ऊंच नीच के आधार पर जातियों का सेंसस के अंदर समावेश किया। 1910 के दशक में जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने खुली प्रतियोगिता के जरिए सभी ब्रिटिश इंडिया के पदों को भरने का ऐलान किया, तो इसका ट्रेलर मद्रास प्रेसिडेंसी में साफ साफ दिखा। सूबे में ब्राह्मणों की तादाद सिर्फ 3% थी, लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी के 80% पदों पर ब्राह्मणों का कब्जा था। जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने जब भारतीय समाज की रूपरेखा को देखा तो उन्हें लगा कि इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है उनके अपने राजनीतिक फायदे के लिए, और यही देखते हुए उन्होंने कुछ समुदायों को, कुछ कम्युनिटीज को बढ़ावा दिया, सरकारी नौकरियां दी, उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया, और कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक जो डिवीजन है या एक आंतरिक तनाव इन कारणों से पैदा हुआ। उन्होंने जातियां पूछनी शुरू की और उसमें फिर जातियां रिकॉर्ड हो गई, डॉक्यूमेंट हो गई। जब डॉक्यूमेंट हो गई, पहली बार जातियां डॉक्यूमेंट हुई सेंसस में, तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई, मोबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि एक बार लिख दिया कि फलाना इस जाति का है तो फलाना फिर कोई और जाति क्लेम नहीं कर सकता बाद में, चाहे उसकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बेटर हो जाए तो भी नहीं कर सकता। ऐसे में समाज और शासन में ब्राह्मणों का वर्चस्व साफ साफ दिखने लगा। मोटे तौर पर समाज ऊंची और नीची जातियों के बीच बटा हुआ था। कई अमानवीय परंपराएं समाज में आकार ले चुकी थीं। शोषितों की बड़ी आबादी ने सियासत के लिए भी जमीन तैयार कर दी। दक्षिण भारत में तो ब्राह्मणों और पिछड़ी जातियों के बीच टकराव भी खुलकर सामने आने लगा। ब्राह्मण खुद को द्रविड़ों से श्रेष्ठ बताने लगे। वो साल 1916 का था। कांग्रेस से बगावत करने के लिए टीएम नायर और सीपी त्यागराज चेट्टियार जैसे नेताओं ने दक्षिण में पहली गैर ब्राह्मण संस्था साउथ इंडियन लिबरल एसोसिएशन की छतरी तानी।
तो तमिल समाज में ब्राह्मणों के खिलाफ लगातार बढ़ते असंतोष की गर्भ से जस्टिस पार्टी का जन्म हुआ। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस और ब्राह्मण वर्चस्व को मद्रास प्रेसिडेंसी में चुनौती दी, गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग की जैसा मुसलमानों को मिल रहा था। जो वंचित जातियां थीं, उन्होंने अपने प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की मांग की और इससे जातियों के नए नए गठबंधन बने। जैसे दक्षिण भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, जिसको द्रविड़ आंदोलन का आधार बनाया गया। पश्चिमी भारत में बम्बई प्रेसिडेंसी में गैर ब्राह्मण और ब्राह्मण, और उस गैर ब्राह्मण की अगुवाई मराठाओं के हाथ में थी। और बिहार जैसे राज्य में पिछड़ी जातियों के नाम पर त्रिवेणी संघ बना। दूसरी ओर महाराष्ट्र में शोषितों की आवाज बुलंद कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 तैयार कर रही साउथ बोरो कमेटी के सामने एक एक्सपर्ट के तौर पर भीमराव अंबेडकर को बुलाया गया। उन्होंने शोषितों और दूसरे धार्मिक समुदायों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षण की वकालत की। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान की राजनीति में शोषितों को गोलबंद करने के लिए सियासी पहल शुरू हो चुकी थी। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर ने पहली बार दलितों का प्रतिनिधित्व, स्व प्रतिनिधित्व, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन 1919 में फ्रेंचाइज कमेटी के आगे रखा और उन्होंने कहा कि एक अच्छी सरकार केवल इसलिए नहीं होती कि वो लोगों का ओपिनियन रिप्रेजेंट करती है, बल्कि एक अच्छी सरकार वो होती है जो सेल्फ रिप्रेजेंटेशन देती है, व्यक्ति का स्व प्रतिनिधित्व। और इसलिए उन्होंने पहली बार डिमांड रखी फ्रेंचाइज कमेटी के आगे। जस्टिस पार्टी की मांग पर मद्रास असेंबली में गैर ब्राह्मणों के लिए 28 सीटें रिजर्व कर दी गईं। ये वहां के सामाजिक समीकरणों का ही नतीजा था कि जस्टिस पार्टी ने 1920 के चुनाव में 98 में से 63 सीटें जीत ली। बाद में दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन के परचम को आगे बढ़ाया ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने। वहीं महाराष्ट्र के शोषितों के आत्मसम्मान की लड़ाई आगे बढ़ाने में BR अंबेडकर पूरी शिद्दत से जुटे थे। बात 1927 की है। महाराष्ट्र के कोकण इलाके का एक कस्बा है महार। वहां के तालाब के पानी को छूने की शोषितों को आजादी नहीं थी। ऐसे में बाबा साहेब अंबेडकर ने 2 घूंट पानी पीकर जातिवाद को सबसे तगड़ी चुनौती दी। दूसरी ओर हिंदुस्तान की राजनीति में महात्मा गांधी का जबरदस्त प्रभाव था, जो जातियों के खांचे में बटी दीवार को ध्वस्त कर शोषितों को ताकतवर बनाने की पुरजोर कोशिशों में जुटे थे। महात्मा गांधी ने कभी जाति व्यवस्था को खत्म करने का समर्थन नहीं किया। असल में उनके सामने 2 चुनौतियां थी। एक तरफ आक्रामक हिंदुत्व था, तो दूसरी तरफ हिंदू धर्म के खिलाफ चल रहा दलित आंदोलन। भीमराव अंबेडकर दलित आंदोलन के सबसे बड़े नेता बन चुके थे। फरवरी 1933 में गांधी ने लिखा, मैं अंबेडकर को आमंत्रित करता हूं कि वो गुस्सा और कटुता छोड़कर अपने पुरखों के धर्म की खूबसूरती को समझें। एक तरफा अध्ययन के आधार पर वो हिंदू धर्म की बुराई न करें। गांधी जी चाहते थे कि हिंदू धर्म भी बचा रहे और उसके अंदर समानता और समरसता की भावना भी रहे। मैं वर्णाश्रम धर्म के उस रूप में विश्वास रखता हूं जो मेरे विचार से शुद्ध वैदिक है, लेकिन उसके आजकल के लोक प्रचलित और स्थूल रूप में मेरा विश्वास नहीं। गांधी भारत के सामाजिक ताने बाने को अच्छी तरह समझते थे, उसकी कमियों से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्हें भरोसा था कि नए और मजबूत भारत के निर्माण का मंत्र भी प्राचीन व्यवस्थाओं में ही छिपा हुआ है। उसकी कमियों को दूर करने के लिए गांधी ने पहले से ही मोर्चा खोल रखा था। छुआछूत मिटाने के लिए गांधी पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे, लेकिन जब भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग चुनाव की मांग की तो गांधी इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि उनके सपनों का भारत 2 हिस्सों में बंट जाएगा। गांधी ने समाज को बंटने से बचाने के लिए एक बीच का रास्ता निकाल लिया।
समाज के पिछड़ों के लिए आरक्षण का रास्ता। उस समय की चुनाव प्रक्रिया में भूमि स्वामित्व और स्नातक की शिक्षा वोट के अधिकार के आधार बने। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जरिए दलितों के लिए, अस्पृश्यतों के लिए अलग आरक्षण की मांग की, जिसको कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने स्वीकार भी किया, लेकिन उसके बाद दलितों के आरक्षण को लेकर के सवर्णों को शामिल करते हुए एक नई व्यवस्था बनी, जिसको गांधी अंबेडकर के बीच का पूना पैक्ट कहा जाता है। और फिर उसके बाद से जाति का एक नया राजनीतिकरण का क्रम चला। शोषितों को समाज की मुख्य धारा में लाने और बराबरी का हक दिलवाने की जो कोशिश पूना पैक्ट में हुई, वो अब भी भारतीय राजनीति में वोट बैंक बनाने और खिसकाने का सबसे बड़ा हथियार बनी हुई है। अंग्रेजों के जमाने में भारत की जातियां खासतौर से फॉरवर्ड और बैकवर्ड में बटी थीं, लेकिन पूना पैक्ट के बाद शोषितों को मिले प्रतिनिधित्व ने दूसरी पिछड़ी जातियों की सियासी हसरतों को भी परवाज दे दी। महात्मा गांधी बिहार के समाज में फैले जातिवाद के जहर से अच्छी तरह वाकिफ थे। इस जहर को निकालने के लिए उन्होंने सूबे में छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चलाया। उनके इस आंदोलन को समाज के अलग अलग तबकों ने अपने अपने नजरिए से देखा। कहीं लाठियां चली तो कहीं लोगों ने चंदा करके उनके आंदोलन का समर्थन किया। गांधी जी के बिहार दौरे पर अमृत बाजार पत्रिका ने 4 मार्च 1934 को लिखा, अ सक्सेसफुल बेगर। उस दौर में बिहार में सक्रिय सियासी पार्टियां वायदा करती दिख रही थी कि पिछड़ी जाति के लोगों को अगड़ा बना देंगे। चुनाव हुए तो जाति के आधार पर वोट डालने की परंपरा का श्री गणेश हुआ। उसी दौर में त्रिवेणी संघ भी बना। इस संगठन ने हिंदी पट्टी के पिछड़े तबकों के लोगों को संघर्ष के लिए मजबूत वैचारिक जमीन दी। हालांकि त्रिवेणी संघ को यादव, कोयरी और कुर्मी जातियों का संगठन बताने की कोशिश हुई, लेकिन इस संगठन ने पिछड़ों की नुमाइंदगी का दावा किया, जिस पर महाराष्ट्र में चले ज्योतिबा फुले और अंबेडकर की ओर से चलाए गए आंदोलन की छाप के साथ साथ दक्षिण में चल रहे आत्मसम्मान आंदोलन का असर भी साफ साफ महसूस किया गया। 1947 में भारत आजाद तो हो गया, लेकिन जातियों के चक्रव्यूह से आजादी नहीं मिली। संविधान सभा में जातियों के प्रतिनिधित्व और निचले तबकों की रक्षा के लिए लंबा वाद विवाद हुआ। उनके लिए ये तय कर पाना बेहद मुश्किल था कि आरक्षण हो या न हो। जब संविधान सभा बनी तो उसमें अल्पसंख्यक हरिजन समुदाय और महिलाओं को लेकर समितियां सबसे पहले बनी। किसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहिए था तो किसी को हरिजन लफ्ज से आपत्ति थी। किसी को शिक्षा के लिए स्पेशल बजट चाहिए था तो किसी को जमीन तो किसी को पूना पैक्ट से ही नाराजगी थी। संविधान सभा में तीखी बहस का नतीजा निकला कि अगर हरिजनों के साथ साथ समाज के पिछड़े तबके के लोगों को 10 साल के लिए संविधान में विशेषाधिकार दे दिया जाए तो सदियों से ये पिछड़े लोग बाकी समाज के बराबर पहुंच जाएंगे। प्रोफेसर के.टी. शाह का तर्क था कि नौकरियों में यदि आरक्षण नहीं होगा तो अफसर अपने इच्छानुसार पक्षपात करेंगे। भारतीय संविधान ने समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप अपने लचीलेपन का उपयोग करते हुए समाज के हितों को संरक्षित करने का प्रयास किया है और निसंदेह थोड़े बहुत विवाद किसी भी समाज में रहते हैं, लेकिन फिर भी यह श्रेय दिया जाना चाहिए संविधान तज्ञों को, संविधान सभा को, कि उन्होंने भारतीय समाज की इस चिंता को बहुत महत्व दिया और उसके अनुरूप अपनी व्यवस्थाओं को बदला है। संविधान सभा में तर्क दिया गया कि अनुसूचित जाति के लोगों को अच्छी योग्यता के बाद भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती, उनके साथ जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता है। अंबेडकर समेत दूसरे दलित नेताओं ने चुनाव, नौकरियों और यहां तक कि कैबिनेट में भी आरक्षण की मांग उठा दी। तनातनी यहां तक बढ़ गई कि अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने तक की धमकी दे दी। ऐसे में आरक्षण के कट्टर विरोधी सरदार पटेल को भी पीछे हटना पड़ा। अंबेडकर की दलील थी,
जहां तक बात अनुसूचित जाति की है तो दूसरे अल्पसंख्यकों को पहले ही लंबे वक्त से सहूलियतें मिल रही हैं। वो पहले ही लंबे वक्त तक सुविधाएं भोग चुके हैं। मुसलमान 1892 से सुविधा भोग रहे हैं। ईसाइयों को 1920 से सुविधाएं मिली हुई हैं। अनुसूचित जाति को तो सिर्फ 1937 से ही कुछ लाभ दिए जा रहे हैं। इसलिए उन्हें ज्यादा लंबे वक्त तक सुविधाएं दी जानी चाहिए। लेकिन एक बार में 10 साल तक के लिए रिजर्वेशन का प्रस्ताव पास हो चुका है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। हालांकि इसे बढ़ाने का विकल्प हमेशा रहना चाहिए। संविधान ने सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण तय किया, जो शुरू में 10 वर्षों के लिए लागू किया गया और बाद में बदस्तूर जारी रहा। अब भी हिंदुस्तान के वोट बैंक राजनीति की धुरी बना हुआ है। भारत भाग्य विधाता सीरीज के पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने पेचीदा मसलों का हल आपसी सहमति के जरिए निकाला था। संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों की सोच थी कि भले ही संविधान के जरिए भारत के लोगों को समानता का अधिकार दिया जाए, लेकिन समाज खुद छुआछूत और भेदभाव की दीवार को गिराए। ये समाज को एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए जोड़ने वाली सोच थी। इस सोच में कानून की बंदिशों से ज्यादा इंसानियत के धागे को जोड़ने का मर्म था। लेकिन सियासतदानों ने कभी जाति के नाम पर भेदभाव को खत्म करने की ईमानदार कोशिश नहीं की और आजाद भारत में जातियां सियासी बिसात पर गोटियों की तरह इस्तेमाल होने लगी। आज बस इतना ही। कल आपको भारत भाग्य विधाता में दिखाऊंगी आजादी के बाद हिंदुस्तान में कैसे बढ़ी जाति की राजनीति, कैसे आरक्षण के नाम पर शुरू हुआ सत्ता तक पहुंचने का खेल, उत्तर से दक्षिण तक कैसे जातियों को दूसरों के पाले से खिसकाने और अपने पाले में मिलाने का खेल हो रहा है। अब मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।